नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम। तो बच्चों, कक्षा छठी में आज हम पढ़ेंगे इतिहास यानी हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं बच्चों। और आज का पाठ है 10वां पाठ, प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 2 यानी एंशिएंट इंडिया कल्चरल पार्ट 2। यस बच्चों, प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 1 हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 1 हमने अध्ययन कर लिया है। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बच्चों, इसकी पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा है। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस पार्ट यानी पार्ट 2 को पढ़ने के पहले पार्ट 1 पढ़ लेंगे तो पाठ को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। थोड़ा सा यहाँ रिवीजन हम कर लेते हैं, पार्ट 1 में हमने क्या सीखा था। तो बच्चों, पार्ट 1 में हमने सीखा था भाषा और साहित्य, लैंग्वेज एंड लिटरेचर की हमने बात की थी बच्चों। और हमने बात की थी पार्ट 1 में संगम साहित्य के बारे में बात की, संगम लिटरेचर के बारे में विस्तार से बात की थी पार्ट 1 में। यस बच्चों, यह साहित्य तमिल भाषा में सबसे प्राचीन साहित्य है और इस साहित्य में शिलप्पदिकारम और मणिमेखली प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसकी चर्चा हमने पार्ट 1 में की है विस्तार से। थोड़ा सा रिवीजन और करेंगे बच्चों। धार्मिक साहित्य के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ा। रिलीजियस लिटरेचर की बात हमने की थी, जिसमें आगम ग्रंथ है त्रिपिटक और भगवद गीता महत्वपूर्ण, जिसमें जैन आगम ग्रंथ अदमागधी, सौरसेनी, महाराष्ट्री जैसी प्राकृत भाषाओं में लिखे गए वर्धमान महावीर के उपदेश आगम ग्रंथों में एकत्रित किए गए। पार्ट 1 में इसको हमने विस्तार से देखा हुआ है। किस बच्चों, और हमने कौटिल्य के अर्थशास्त्र की चर्चा की है पार्ट 1 में, तथा पार्ट 1 में हमने और क्या सीखा, थोड़ी उसकी चर्चा। व्याकरण ग्रंथ, जिस बच्चों हमने महर्षि पाणिनि की बात की, और आर्ष और अभिजात महाकाव्य, इसकी हमने चर्चा की। जिस बच्चों रामायण और महाभारत की हम बात करें। और बच्चों, थोड़ा सा हमने नाटक के संदर्भ में भी चर्चा किया है। कथा और साहित्य के बारे में आप पार्ट 1 में विस्तार से देख सकते हैं। तो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे पार्ट 2। जिस बच्चों अब हम सीखेंगे प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 2, यहां से शुरू करेंगे। एंशिएंट इंडिया कल्चरल पार्ट 2 हम शुरू करेंगे, जिसमें आज हम सीखने वाले बच्चों जनजीवन यानी लाइफ ऑफ द पीपल सीखने वाले हैं, और विज्ञान यानी चिकित्सा विज्ञान और गणित और खगोल विज्ञान के बारे में हम विस्तार से आज भाग 2 में जानने वाले हैं। तो बच्चों, इस पाठ के 3 भाग किए हुए हैं। दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे और तीसरा भाग बच्चों हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लास्ट में जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों, प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 2 एंशिएंट इंडिया कल्चरल पार्ट 2 की हम बात करें बच्चों जनजीवन की यानी लाइफ ऑफ द पीपल की। तो प्राचीन भारत के साहित्य द्वारा तत्कालीन जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। इस बच्चों, तत्कालीन जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है किसके द्वारा? प्राचीन भारत के साहित्य के द्वारा। प्राचीन भारत में देशांतर्गत और सुदूर देशों के साथ चलने वाले व्यापार के कारण संपन्नता और समृद्धि का निवास था। तो बच्चों ध्यान रखना है, यहाँ पर समाज विभिन्न जातियों में बटा हुआ था। बच्चों, हम प्राचीन भारत की बात कर रहे हैं, लाइफ ऑफ द पीपल। विभिन्न कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे, उन्हें श्रेणी कहते थे। राइट बच्चों, ध्यान रखना है कि प्राचीन भारत की हम बात करें, इसमें विभिन्न कारीगरों और व्यापारियों के संगठन थे, उन्हें श्रेणी कहते थे। ये आपको ध्यान रखना है। आज बच्चे इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। लाइफ ऑफ द पीपल जनजीवन के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। व्यापार जल मार्ग और सड़क मार्ग से चलता था। इस बच्चों अगर हम बात करें प्राचीन भारत की, अगर हम बात करें तो हमको पॉइंटर की मदद से बताएं। ये प्राचीन भारत में व्यापार जिस बच्चों जल मार्ग और सड़क मार्ग से चलता था। मलमल के वस्त्र, जिस बच्चों अगर बात करें मलमल के वस्त्र की बात करें,
हाथी दांत, तो बच्चों यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं हाथी दांत की बात करें तो हाथी दांत, मूल्यवान रत्न, इसके साथ मसालों की बात करें तथा उत्कृष्ट बनावट वाले मिट्टी के बर्तन, इस आदि भारतीय वस्तुओं की विदेशों में बहुत मांग थी। इस बच्चों तो इन वस्तुओं की विदेशों में बड़ी मांग थी, ये हमें ध्यान रखना है। किसकी बात हो रही है बच्चों? ये सब बात कर रहे हैं, मलमल के वस्त्र की बात कर रहे हैं, हाथी दांत की बात कर रहे हैं, मूल्यवान रत्नों की बात कर रहे हैं, मसाले के पदार्थों की बात कर रहे हैं तथा उत्कृष्ट बनावट वाले मिट्टी के बर्तनों की, ये जो भारतीय वस्तु, इनकी विदेशों में बहुत मांग थी। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ लेते हैं। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं जनजीवन यानी लाइफ ऑफ द पीपल। तो प्राचीन भारत में लोगों का जनजीवन कैसा था, उसी का अध्ययन हम कर रहे हैं। चावल, गेहूं, जौ, मसूर प्रमुख फसलें थी। इस बच्चों अगर हम चावल की बात करें, ये चावल स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गेहूं की बात करें, इसी तरह से जौ और मसूर ये प्रमुख फसलें थी। लोगों के भोजन में इन अनाजों से बने विभिन्न पदार्थ, जिस बच्चों जैसे अगर मांस मछली की बात करें, इस और इसके साथ साथ दूध की बात करें, दूध, घी और फलों की बात करें तो ये तो लोगों के भोजन में क्या था, अनाजों से बने विभिन्न पदार्थ, जिस मांस मछली, दूध, घी और फलों का समावेश था। तो बच्चों हमें ध्यान रखना है, बात करें लाइफ ऑफ द पीपल, जनजीवन की बात करें प्राचीन भारत की। लोग मुख्य रूप से सूती वस्त्रों का उपयोग करते थे, यानी जिस बच्चों कॉटन यानी सूती वस्त्र, तो लोग जो है सूती वस्त्र का उपयोग अधिक किया करते थे मुख्य रूप से। इस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं लाइफ ऑफ द पीपल, प्राचीन भारत के जनजीवन की हम बात कर रहे हैं। साथ ही रेशमी और ऊन के वस्त्र का भी उपयोग किया करते थे। इस बच्चों यानी रेशमी और ऊनी वस्त्रों का भी उपयोग किया करते थे। वे वस्त्र लगभग आज के वस्त्रों जैसी धोती, उत्तरीय वस्त्र, साफा, साड़ी के समान थे। और बच्चों कुषाणों के कार्यकाल में वस्त्र सिलने की पद्धति से भारतीयों का परिचय हुआ। तो ध्यान रखना है बच्चों, कुषाणों के कार्यकाल में वस्त्र सिलने की पद्धति से भारतीयों का परिचय हुआ। बच्चों ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। इस बच्चों हम बात करेंगे विज्ञान की यानी साइंस की बात करें। तो अभी बच्चों हम अध्ययन कर रहे थे जनजीवन की, हम बात करते रहे यानी लाइफ ऑफ द पीपल की बात कर रहे थे प्राचीन भारत में। अब हम बात करेंगे बच्चों विज्ञान की बात करेंगे यानी साइंस की बात करने वाले हैं, जिसमें चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन की बात करेंगे कि प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान किस तरह से कार्य कर रहा था। तो बच्चों भारतीय वैद्यक शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है, राइट। तो बच्चों ध्यान रखना है, भारतीय वैद्यक शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है और आयुर्वेद की लंबी परंपरा रही है। इस बच्चे हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की, तो उससे संबंधित चित्र आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं आयुर्वेद की, ये हमें ध्यान रखना है। आयुर्वेद में रोगों के लक्षण, रोगों का निदान, रोगों पर किया जाने वाला उपचार जैसी बातों का विचार किया गया है। किस बच्चों आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद में रोगों के लक्षण के बारे में, रोगों का निदान किस तरह से किया जाएगा और रोगों पर किया जाने वाला उपचार आदि जैसी बातों का विचार किया गया है। हम बच्चों बात कर रहे हैं आयुर्वेद की। साथ ही रोग न हो इसके लिए क्या करना चाहिए इसका भी विचार किया गया है, यानी किस तरह से रोग न हो, रोग पैदा ही न हो, इसके लिए भी इस आयुर्वेद में विचार किया गया है। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं चिकित्सा विज्ञान मेडिसिन की बात कर रहे हैं प्राचीन काल में, जिस बच्चों चिकित्सा विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं साइंस की यानी विज्ञान के, जिसमें हम देख रहे हैं चिकित्सा विज्ञान यानी मेडिसिन की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत में मेडिसिन, बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का विख्यात वैद्य था, राइट बच्चों ध्यान रखिए। जब बात होती है इस वैद्य की बात होती है तो बिंबिसार के दरबार में जीवक बच्चों बहुत प्रचलित नाम है, राइट। तो चलिए बच्चों जीवक के बारे में आप विस्तार से इस गूगल पे और जानकारी जरूर प्राप्त कीजिए।
तो बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का विख्यात वैद्य था। और बच्चों, चरक संहिता ग्रंथ में चिकित्सा विज्ञान तथा औषध विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई है और यह ग्रंथ चरक ने लिखा है। राइट, ध्यान रखिए बच्चों, जब चरक संहिता की बात होती है तो इसमें चिकित्सा विज्ञान तथा औषध विज्ञान की विस्तृत जानकारी दी गई है। इस बच्चों से संबंधित इस विस्तृत जानकारी दी गई है और यह ग्रंथ पूछा जा सकता है बच्चों, ध्यान रखिए, यानी चरक संहिता किसकी रचना है, यानी किसने लिखा है। तो बच्चों, चरक संहिता चरक की रचना है। ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। जिस बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं चिकित्सा विज्ञान, यानी हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं। इस बच्चों अध्ययन कर रहे हैं हम प्राचीन भारत सांस्कृतिक, यानी भाग 2 पार्ट 2 की हम बात कर रहे हैं। शल्य विशारद सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता ग्रंथ में विभिन्न रोगों का निदान और उपचार की जानकारी प्राप्त है। इस बच्चों, अगर हम शल्य विशारद सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता की बात करें तो इस ग्रंथ में विभिन्न रोगों का निदान और बच्चों उपचारों की जानकारी प्राप्त है। इसके साथ ही बच्चों, इस ग्रंथ की विशेष बात यह है कि इसमें विविध कारणों से लगने वाले घाव, हड्डियों का टूटना, उनके प्रकार और उन पर की जाने वाली शल्य क्रियाओं, यानी जो ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसके प्रकारों पर विचार विमर्श किया गया है। तो बच्चों, यहाँ पर अगर हाथ की हड्डी की बात करें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर पैर की हड्डी यानी लेग बोन के बारे में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो ये जो चिकित्सा विज्ञान की बात कर रहे हैं बच्चों, ये प्राचीन भारत की हम बात कर रहे हैं। तो प्राचीन भारत में चिकित्सा विज्ञान के संदर्भ में आपने सुना कि किस तरीके से हम शल्य विशारद सुश्रुत द्वारा लिखित सुश्रुत संहिता की बात कर रहे हैं और बच्चों इस ग्रंथ में विभिन्न रोगों का निदान और उपचारों की जानकारी जो है दी गई है। इस ग्रंथ की विशेष बात यह है कि इसमें बच्चों विविध कारणों से लगने वाले घाव और हड्डियों का टूटना, तो बच्चों हड्डियों का टूटना तो इस तरह से कभी कभी इस तरह की चीजें हुआ करती हैं। तो हड्डियों का टूटना और उनके प्रकार और उन पर की जाने वाली शल्य क्रिया मतलब बच्चों ऑपरेशन जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये उसके यानी शल्य क्रियाओं के प्रकारों पर विचार विमर्श किया गया है। कहाँ पे? सुश्रुत संहिता में। यस बच्चों, तो सुश्रुत संहिता किसके द्वारा लिखी गई है? सुश्रुत द्वारा लिखी गई है, ये हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों हम अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारत। यस, प्राचीन भारत हम की बात कर रहे हैं, जिसे प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 2 पार्ट 2 का हम अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। बच्चों हम चिकित्सा विज्ञान मेडिसिन की बात कर रहे हैं। प्राचीन भारत के सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। तो बच्चों ये हमें ध्यान रखना है कि सुश्रुत संहिता का अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था। उसका नाम किताबे सुसुद था। इस बच्चों तो सुश्रुत संहिता इसका अरबी भाषा में अनुवाद हुआ था और इस पुस्तक का नाम जब अरबी भाषा में अनुवाद हुआ तो इसका नाम क्या था? किताबे सुसुद। किताबे सुसुद। बच्चों ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। वाग्भट ने वैदिक शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे। तो बच्चों ध्यान रखना है वाग्भट के बारे में। वाग्भट ने वैदिक शास्त्र पर अनेक ग्रंथ लिखे। उनमें अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता ये प्रमुख ग्रंथ है। ये बच्चों अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय संहिता ये प्रमुख ग्रंथ है। तो किसकी बात हो रही है बच्चों? वाग्भट की बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों बौद्ध भिक्खु सिद्ध नागार्जुन द्वारा लिखित रस रत्नाकर ग्रंथ में रसायनों एवं धातुओं के विषय में जानकारी मिलती है। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है बौद्ध भिक्खु सिद्ध नागार्जुन के बारे में। इनका लिखित इनका जो ग्रंथ है जिसका नाम है रस रत्नाकर। तो रस रत्नाकर किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। इस बच्चों इस ग्रंथ में रसायनों एवं धातुओं के विषय में जानकारी मिलती है। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे।
तो चलिए बच्चों, इस क्रम में हम अध्ययन करेंगे गणित और खगोल विज्ञान की बात करेंगे, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे। गणित और खगोल विज्ञान यानी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की बात करेंगे। प्राचीन भारतीयों ने गणित और खगोल विज्ञान विषयों का गहन अध्ययन किया था। इस बच्चों, जब गणित की बात होती है या बच्चों खगोल विज्ञान की बात होती है तो प्राचीन भारतीयों ने गणित और खगोल विज्ञान विषयों का गहन अध्ययन यानी गहराई से अध्ययन किया हुआ है। जिस बच्चों प्राचीन भारतीयों की बात हो रही है। 1 से 9 और शून्य संख्याओं का उपयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। इस बच्चों, जब गणित की बात होती है तो 1 से 9 और शून्य संख्याओं का उपयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। इन अंकों का मूल्य एकम, दहाई के अनुसार, दहाई के स्थानानुसार यानी स्थान के अनुसार बदलता है। यह प्राचीन भारतीयों को मालूम था। यस बच्चों, यहाँ पर हमने बात की 1 और 9 की। ध्यान रखिए बच्चों, 1 से 9 यानी 1 से 9 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 1 से 9 और शून्य इस संख्याओं का उपयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। इन अंकों का मूल्य एकम, दहाई के अनुसार बदलता है। यस, यानी एकम और दहाई के स्थान के अनुसार बदलता है, यह हमें ध्यान रखना है और ये प्राचीन भारतीयों को मालूम था। चलिए बच्चों, इसका ध्यान रखना है। आइए इस क्रम में हम और आगे बढ़ते हैं। गणित और खगोल विज्ञान की बात कर रहे हैं बच्चों, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा। इस बच्चों, आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा, ये हमें ध्यान रखना है। और बच्चों, इसी क्रम में अगर हम आगे देखें तो उसने गणितीय क्रियाओं के अनेक सूत्र दिए। यानी आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने आर्यभट्टीय ग्रंथ लिखा और उन्होंने गणितीय क्रियाओं के अनेक सूत्र दिए। राइट, ध्यान रखना, गणितीय क्रियाओं के अनेक सूत्रों की बात हो रही है। आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक भी था। ये आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक भी थे, ये हमें ध्यान रखना है। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। यानी आर्यभट्ट ने कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बीच में सूर्य और किस तरह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। इस बच्चों आर्यभट्ट खगोल वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। तो चलिए बच्चों, ध्यान रखना है, हम बच्चों अध्ययन कर रहे हैं प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। आइए बच्चों, इस क्रम में हम और आगे बढ़ें। तो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे हैं गणित और खगोल विज्ञान की बात कर रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो ईस्वी सन 6ठी शताब्दी में वराह मिहिर ने पंच सिद्धांत नामक इस बच्चों ध्यान रखना है, हम बात करें पंच सिद्धांतिका। ईस्वी सन 6ठी शताब्दी में वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका, राइट। तो चलिए बच्चों, इसे जोड़कर पढ़ना है, पंच सिद्धांतिका। यस बच्चों, इस ग्रंथ को लिखा। यानी किसने लिखा? वराह मिहिर ने। ग्रंथ का नाम क्या था? पंच सिद्धांतिका, राइट। और कब लिखा बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, ईस्वी सन 6ठी शताब्दी यानी 6th सेंचुरी में, 6ठी शताब्दी में वराह मिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा था। ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। उसमें भारतीय खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के साथ साथ यूनानी, रोमन, इजिप्शियन संस्कृतियों में पाए जाने वाले खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का विचार किया गया है। तो बच्चों, वराह मिहिर के पंच सिद्धांतिका में क्या विचार किया गया है? भारतीय खगोल विज्ञान के सिद्धांतों के साथ साथ यूनानी, रोमन और इजिप्शियन, मतलब बच्चों इजिप्ट, राइट, ध्यान रखिए बच्चों, इजिप्ट की संस्कृतियों में पाए जाने वाले खगोल विज्ञान के सिद्धांतों का विचार किया गया है। तो बच्चों, हम बात करें पंच सिद्धांतिका की। इस बच्चों जिन्हें लिखा है वराह मिहिर ने, और ध्यान रखना है ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में, पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। आगे देखेंगे बच्चों, ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी में
हुए गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त के लिखे ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तो बच्चों इससे भी आपको ध्यान रखना, ईस्वी सन की 7वीं शताब्दी की बात करें, यहाँ तो आप 6ठी शताब्दी देख रहे थे, यानी बच्चों 7वीं शताब्दी की बात करें तो 7वीं शताब्दी में हुए गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, जिस बच्चों उनके लिखे हुए ग्रंथ का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया, ये हमें ध्यान रखना है। आइए बच्चों और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों क्या आप जानते हैं, डू यू नो, कणाद ने वैशेषिक दर्शन, इस बच्चों कणाद ने वैशेषिक दर्शन नाम का ग्रंथ लिखा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। इस ग्रंथ में प्रमुखता से अणु परमाणु का विचार किया गया है। इस ग्रंथ में किसका विचार किया गया है, अणु परमाणु का विचार किया, यानी एटम्स की बात हो रही है यहाँ पे। कणाद के विचारानुसार यह विश्व असंख्य वस्तुओं से भरा हुआ है। तो कणाद ने क्या कहा, उनके विचार थे यह विश्व असंख्य वस्तुओं से भरा हुआ है और ये रूप बदलते जाते हैं परंतु अणु अक्षय रहते हैं, ऐसा कणाद ने कहा। तो बच्चों इसे हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों पार्ट 2 में यही तक। आज बच्चों हमने क्या अध्ययन किया, तो बच्चों आज हमने अध्ययन किया इस प्राचीन भारत सांस्कृतिक भाग 2 में हमने अध्ययन किया, जिस बच्चों जनजीवन के बारे में अध्ययन किया, प्राचीन भारत सांस्कृतिक, जिसमें हमने जनजीवन का अध्ययन किया। विज्ञान में हमने चिकित्सा विज्ञान तथा गणित और खगोल विज्ञान का विस्तार से अध्ययन किया। इसके अलावा बच्चों हमने कणाद के बारे में चर्चा की। तो चलिए बच्चों अगले भाग में अर्थात इस पाठ का तीसरा और अंतिम भाग बच्चों हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें हम शिक्षा के केंद्र तक्षशिला विश्वविद्यालय, वाराणसी, वल्लभी, नालंदा विश्वविद्यालय, इस बच्चों तथा कांची और स्थापत्य और कला के बारे में तीसरे भाग में इस पाठ को हम पूरा करेंगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों पार्ट 2 हमने यहाँ तक अध्ययन किया हुआ है, तो यहाँ तक हम थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं। तो चलिए बच्चों अभी हम अभ्यास करेंगे। तो बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर कथन है, आपको बताना है, आपको पहचानना है कि कथन सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखिए। पहला कथन है, सबसे प्राचीन भारत के साहित्य द्वारा तत्कालीन जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। प्राचीन भारत के साहित्य द्वारा तत्कालीन जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है। तो बच्चों क्या ये कथन सत्य है? तो बहुत ही आसान सा कथन है बच्चों, आपने समझ भी लिया होगा, तमाम विद्यार्थियों ने उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए कि आपने यही उत्तर दिया है, यानी सत्य। तो बच्चों ये कथन सत्य है। प्राचीन भारत के साहित्य द्वारा तत्कालीन जनजीवन की जानकारी प्राप्त होती है, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों अगला कथन हम देखेंगे। तो अगला कथन आपके सामने स्क्रीन पर अभी बच्चों ये रहा, भारतीय वैदिक शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है। तो क्या यह कथन सत्य है? याद कीजिए, भारतीय वैदिक शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है, क्या यह कथन सत्य है? तो बच्चों तमाम विद्यार्थियों को उत्तर याद आ गया होगा, ये हमने इसकी चर्चा की थी। तो बच्चों ये कथन बिल्कुल सत्य है, भारतीय वैदिक शास्त्र को आयुर्वेद कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों अगला कथन देखेंगे। तो अगला कथन आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, ईस्वी सन 20वीं शताब्दी में वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा। तो बताइए बच्चों ईस्वी सन की 20वीं शताब्दी में वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा, तो क्या ये कथन सत्य है? ईस्वी सन की 20वीं शताब्दी में वराहमिहिर ने और पंच सिद्धांतिका, ध्यान दीजिए बच्चों इसके कीवर्डों को, यहाँ पर क्या कह रहा है, ईस्वी सन की 20वीं शताब्दी और वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा। तो बच्चों याद कीजिए ये 3 प्रमुख कीवर्ड हैं इसके, और इसमें देखिए कि क्या ये सही है। तो तमाम विद्यार्थियों ने पहचान भी लिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। तो तमाम बच्चों ने समझ लिया होगा, अरे ये तो कथन असत्य है। और जिन विद्यार्थियों ने अच्छी तरह से ध्यान दिया होगा वो समझ गए होंगे कि गलत कहाँ पे है, असत्य कहाँ पर है। तो बच्चों क्या करना है,
ऊपर सूचना क्या है कि नीचे दिया हुआ कथन यानी ये कथन सत्य है या असत्य, ये सबसे पहले पहचान लेना है। और अगर कथन असत्य हो तो उसे सत्य करके लिखना भी है, सत्य करके लिखना भी है उसे। ठीक है, तो चलिए कैसे सत्य करेंगे। आप तमाम विद्यार्थियों को याद आ गया हो इसमें असत्य क्या है। लिखा है ईस्वी सन की 20वीं शताब्दी में। तो क्या 20वीं शताब्दी में वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका का ग्रंथ की रचना की, यानी ग्रंथ को लिखा। तो बच्चों आपको ध्यान आ रहा होगा, तो तमाम विद्यार्थियों ने सही उत्तर दे भी दिया होगा। तो चलिए बच्चों अपना उत्तर टैली कीजिए। तो सही उत्तर है बच्चों, सत्य कथन ये होगा ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में। तो बच्चों यहां पर क्या लिखा था, 20वीं शताब्दी में। और जो सही उत्तर है क्या, ईस्वी सन की 6ठी शताब्दी में। यस, तो यही जो है असत्य था। आगे देखिए, वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका, जिस बच्चों पंच सिद्धांतिका, यस, इस ग्रंथ यानी नामक ग्रंथ लिखा। तो यहां पर 20वीं शताब्दी जो लिखा था यही असत्य था। इसे सत्य करके यानी सही करके सुधार करके 6ठी शताब्दी लिख देना है और इस तरह से यह कथन सत्य हो जाएगा। तो ईस्वी सन 6ठी शताब्दी में वराहमिहिर ने पंच सिद्धांतिका नामक ग्रंथ लिखा। इस तरह से कथन को सत्य करके लिख देना है। ठीक है बच्चों, तो समझ गए होंगे आप। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे। तो निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, जरा ध्यान से देखिए। बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का विख्यात वैद्य था। याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी विस्तार से। बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का विख्यात वैद्य था। क्या यह कथन सत्य है? यस, तमाम विद्यार्थियों को क्लिक कर गया होगा, याद हो गया होगा। तो चलिए आपने उत्तर दे भी दिया होगा, तो मिलाइए। यस बच्चों, यह कथन बिल्कुल सत्य है। यानी बिंबिसार के दरबार में जीवक नाम का विख्यात वैद्य था, यह कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं। तो चलिए बच्चों अगला कथन ध्यान से देखिए, क्या यह सत्य है या असत्य, पहचानिए ध्यान से। कथन है 1 से 9 और शून्य संख्याओं का उपयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। तो क्या यह कथन सत्य है? 1 से 9 और शून्य संख्याओं का उपयोग सबसे पहले भारतीयों ने किया। क्या यह कथन सत्य है? तमाम विद्यार्थियों को याद आ रहा होगा। चलिए आपने उत्तर दे दिया है तो टैली कीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए बच्चों, ये कथन कणाद ने वैशेषिक दर्शन नाम का ग्रंथ लिखा। तो बच्चों याद कीजिए, इसकी चर्चा हमने की थी। तो क्या आपको याद आ गया कि कणाद ने इस वैशेषिक दर्शन यानी जो वैशेषिक दर्शन यह ग्रंथ है, इसकी रचना, इसको लिखने का कार्य कणाद ने किया। तो बच्चों क्या आपको याद आ गया? यस बच्चों, इसकी चर्चा हमने विस्तार से की थी। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, तो अपना उत्तर टैली कीजिए। यस बच्चों, ये कथन सत्य है। कणाद ने वैशेषिक दर्शन नाम का ग्रंथ लिखा। आइए बच्चों अंत में एक कथन और देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, ये अंतिम कथन है। कुषाणों के कार्यकाल में वस्त्र सिलने की पद्धति से भारतीयों का परिचय हुआ। तो क्या यह कथन सत्य है? कुषाणों के कार्यकाल में वस्त्र सिलने की पद्धति से भारतीयों का परिचय हुआ। बच्चों इसकी भी चर्चा हमने की थी, तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए अपना उत्तर टैली कर लीजिए। यस बच्चों, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो चलिए बच्चों, भाग दूसरा यहाँ पर समाप्त होता है, यानी प्राचीन भारत सांस्कृतिक पार्ट 2 यहाँ हम पूरा कर रहे हैं। अगला एक भाग इसका और बाकी है, जो कि आगे हम लेकर आने वाले हैं, यानी भाग 1 और भाग 2 अच्छी तरह से समझ लीजिए, जिससे तीसरा भाग पढ़ने के बाद इस पाठ को पूरा आप समझ जाएंगे। तो बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। ओके बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।